शुरू कर रहे हैं साथियों। पर लोग आज हम लोग इस सवाल पे बात करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा अजीब भी लगता है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि आशंकाएं व्यक्त करने के लिए भी लोग वाग ये कहते हैं कि उसका भी कोई अनुपात होना चाहिए। एकदम से इतनी बड़ी आशंका क्यों जताई जा रही है, लेकिन हमेशा प्रश्नाकुल रहना चाहिए। हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों की गहराई में जाएं और उनके प्रपोर्शन को, उनके अनुपात को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश करें जहां पर उसके जाने की आशंका बनी रहती है। और इसीलिए हमने इस अफीम के ये जो हेरोइन पकड़ी गई है या मार्फिन पकड़ी गई है, वो क्या है अपन उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो पकड़ा गया है सामान नशे का, और इतनी बड़ी तादाद में पकड़ा गया है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो भी जो है उसका भी ये मानना है, और इस व्यापार पर निगाह रखने वाले लोगों का भी ये मानना है कि इतनी बड़ी जब्ती इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी नहीं हुई है। तो क्या वो केवल तस्करी का मामला है? क्या वो केवल नशीले पदार्थों को हमारे देश में पहुंचाने का मामला है, या उससे भी आगे की कोई बात हो सकती है? क्या ये कहीं अफीम युद्ध पार्ट 3 तो नहीं है? ये एक ऐसी जायज़ आशंका है जिस जायज़ आशंका पे चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा में हेरोइन की जब्ती होने की खबर ही जब खबर नहीं बन पाई है, तो उस आशंकाओं का विवेचन, उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे जाना, उसके बारे में संपादकीय लिखे जाना, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो कल्पना से बाहर की बात है। इसलिए आज हम लोग इस सवाल पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जब शुरू में ये घटना घटी थी और उस वक्त हमने इस तरीके की आशंका जताई थी, उस वक्त हमारे फेसबुक के कई मित्रों ने इस बात को कहा था कि इस सवाल को लेकर भी कुछ मौखिक चर्चा होनी चाहिए, कोई लाइव प्रोग्राम होना चाहिए। 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। गुजरात में एक पोर्ट है, मुंद्रा नाम है उसका। इस पोर्ट के मालिक हैं गौतम अडानी साहब। हमारे यहाँ पर बंदरगाह, हमारे यहाँ पर हवाई अड्डे, हमारे यहाँ पर एयर इंडिया, हमारे यहाँ पर हवाई सेवाएं, हमारे यहाँ पर रेलगाड़ियाँ, हमारे यहाँ पर तोप, बंदूक और बम बनाने वाली, टैंक बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, इन सब का बड़े पैमाने के साथ निजीकरण हो रहा है। और इन्हीं की शुरुआत में निजीकरण जो हवाई अड्डों का हुआ था, जो रेलवे स्टेशनों का हुआ था, उससे भी पहले हमारे जो बंदरगाह हैं, जहाँ पर समुद्री यातायात के जो केंद्र हैं, एक तरीके से वो समुद्रों, मतलब वो पानी के जहाज के एयरपोर्ट्स मान लीजिए आप उनको, इसीलिए उनको पोर्ट कहा जाता है। उन बंदरगाहों का भी निजीकरण हो चुका था और ये मुंद्रा नाम का पोर्ट जो है वो अडानी साहब को हैंडओवर किया जा चुका था। वहाँ से 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई, 3000 किलो। और जैसे ये हेरोइन पकड़ी गई और ये खबर आई कि उसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ के आसपास है, वैसे ही सरकार इसका लोया करने में लग गई। क्योंकि जिनके बंदरगाह से वो पकड़ी गई थी, जिनके पोर्ट से वो पकड़ी गई थी, उनका नाम श्री गौतम अडानी है। और श्री गौतम अडानी इस वक्त हमारे मुल्क में पिछले 7 वर्षों से जो सरकार चल रही है, उस सरकार का नाम है हम दो और हमारे दो। उसमें जो हम दो हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, उनके जो हमारे दो हैं, इन चारों लोगों ने मिलकर इस पूरी की पूरी खबर को दबाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही दिन बाद, 2 दिन बाद ही, जैसे ही जब्ती की खबर आई, और जब्ती भी बड़े मज़ेदार तरीके से हुई। हमारी एक्चुअली इसको दबाया भी जा सकता था, लेकिन दबाने की साजिश इसलिए कामयाब नहीं हो पाई कि हमारी जो नौसेना में ये जो नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट के लोग जो समुद्र में गश्त लगाते रहते हैं, उन्होंने एक नौका को पकड़ा, एक नाव को पकड़ा। उस नाव में उन्हें करीब 300 किलोग्राम के आसपास हीरोइन मिली। और जब वो इस 300 किलोग्राम हीरोइन को जब्त करके लाए तो जाहिर सी बात है उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। और जो 5-7 लोग उसमें पकड़े गए थे, वो 5-7 लोग भी काफ़ी, मतलब जिसको कहते हैं लेमेंस थे, जिन्हें कुछ पैसा वैसा दे के नाव वाव चलाने के लिए भेज दिया गया था। उनकी शक्ल सूरत सी नज़र आता था कि वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। जब वो पकड़ी गई तो उत्साह में आके उन्होंने प्रेस को बुलाया, और प्रेस को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि ये 300 ग्राम पकड़ी गई है।
जब वो प्रेस से बातचीत कर रहे थे और इन लोगों से पूछताछ कर रहे थे जिनसे 300 ग्राम पकड़ी गई थी, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा हीरोइन तो आपके पोर्ट में आ चुकी है श्रीमान। और जब उन्होंने अखबार वालों और मीडिया वालों को ये बताया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के उन लोगों ने, कि वो ज़्यादा आ चुकी है, तब उन्होंने अखबार वालों से ये कहा, मीडिया वालों से ये कहा कि हम इसके बारे में जानकारी जल्दी ही आपको देंगे। और जब उन्होंने उसकी जानकारी लेने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि वो तो 300 ग्राम पकड़ के लाए थे, 300 किलोग्राम पकड़ के लाए थे, लेकिन यहाँ तो 3000 किलोग्राम पोर्ट में आ चुकी है और रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि एनसीबी के अधिकारी, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, चूंकि मीडिया को बता चुके थे कि वो और भी जब्ती हो सकती है, तो उन्हें मन मार के ये बताना पड़ा कि नहीं, 3000 किलो और आ चुकी है। बहुत बड़ी जब्ती थी, अंदर रखी हुई थी पोर्ट के अंदर। टेल्कम पाउडर बना के लाई गई थी, ऊपर टेल्कम पाउडर था और नीचे नीचे मार्फिन थी, हेरोइन थी। जब ये जैसी खबर, छोटी मोटी खबर उजागर हुई, वैसे ही वहाँ पे दक्षिण का एक अखबार है जो हैदराबाद से छपता है, उसका नाम है डक्कन क्रॉनिकल। उस डक्कन क्रॉनिकल ने नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उसके जो मित्र लोग थे, गार्गी जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बाबा मत कहा करो यार। तो उसमें जो ये गार्गी हमारी छोटी सी दोस्त हैं, वो बाबा लाल सलाम कर रही हैं, ये बहुत गलत बात है। तो वहाँ पर उस डक्कन क्रॉनिकल अखबार ने ये छापा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले 24,000 किलो मार्फिन पहले ही आ चुकी है। और वो मार्फिन न केवल आई है, बल्कि यहाँ से भर के उसको पूरे देश भर से पार करते करते गुजरात में पहुँचाया जा चुका है। और डक्कन क्रॉनिकल ने ये बताया कि ये इसकी कीमत रही होगी तकरीबन 72,000 करोड़ रुपया। 3,000 की कीमत अखबारों ने कहा था, ये 21,000 करोड़ के आसपास की है। उन्होंने कहा कि ये जो पकड़ी गई बाद में, जो निकल गई बिना पकड़े हुए 24,000 किलो, उसकी कीमत तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए थी इस 24 टन की। और जो इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई कि इसे ये न केवल देश में आने में कामयाब रहे, बल्कि मज़ेदार बात यह है कि ये जो 24 टन हेरोइन आई थी, जो तस्करी के रास्ते से भारत पहुंची थी, मुंद्रा पोर्ट के जरिए भारत आई थी। मुंद्रा पोर्ट के जरिए वो विजयवाड़ा पहुंची है और विजयवाड़ा से उसको पूरे हिंदुस्तान के बाकी के हिस्सों में खपाया गया है। ये हीरोइन जिन ट्रकों में भर के गई थी, उस अखबार ने ये छापा कि उन ट्रक्स के किसी भी टोल प्लाजा से पार करने का कोई प्रमाण नहीं है। इतने व्यवस्थित तरीके से उसको ले जाया गया पूरे देश भर में कि जिन ट्रक्स में लद के वो जा रही है, उन ट्रक्स को भी जांच परख से दूर रखा गया। टोल प्लाजा के कैमरों में नहीं आए हैं वो, और टोल प्लाजा पे उनके नाम से कोई रसीद नहीं कटी है। और ये DRI का अनुमान था, हमारा जो राजस्व खुफिया निदेशालय है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसके अनुमानों को के मुताबिक ये जो पकड़ी गई थी 3,000, इसकी कीमत 21,000 करोड़ थी, लेकिन इसके पहले जो निकल चुकी थी उसकी कीमत 70,000 करोड़ रुपए थी। कुल मिला के 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हीरोइन हमारे देश में आई, जिसमें से 70,000 करोड़ की हेरोइन गायब है। वो कहाँ गई, इसके बारे में सरकार कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और ये किन के नाम से आ रही है? सरकार ने तो कोई बयान अभी तक दिया नहीं है, लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नाम के अखबार ने अपनी जांच करने के बाद ये पता लगाया कि आंध्र प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है विजयवाड़ा। उस शहर में एक आशी ट्रेडिंग कंपनी है, जिस आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ये टेल्कम पाउडर की टेल्क के रूप में, टेल्कम पाउडर बनाने वाले जो मतलब उसका जो पदार्थ है, उसके रूप में ये जो माल आया है, ये जो कंसाइनमेंट आया है, ये कंसाइनमेंट आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आया है। और जब उस आशी ट्रेडिंग कंपनी का पता लगाया गया तो मालूम पड़ा कि एक छोटे से 2 BHK के मकान में एक दंपत्ति रहते हैं,
जिनके नाम और पते का इस्तेमाल किया गया वो लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है। उस फैमिली को देखकर कहीं नहीं लगता कि ये 24,000 किलो और 3,000 किलो तो छोड़िए 24 ग्राम हीरोइन भी खरीदने या बेचने की क्षमता रखते हैं। इस तरीके से ये बात साफ हो गई कि वो एक ऐसा वो था, मतलब जिसको कहते हैं आड़ थी, जिस आड़ के जरिए उन्होंने उस हीरोइन को मंगाया और उस हीरोइन को टेलकम पाउडर के ब्लॉक्स के नाम पर मंगाया गया। न उस आशी ट्रेडिंग कंपनी को पकड़ लीजिए, आपको कुछ मालूम पड़ेगा नहीं। पिछली बार भी ऐसी बहुत सारे घोटाले हमारे सामने आए थे जिसमें कंपनियों के जो पते दिए थे वहाँ पर कोई और रहता था। उसी तरीके की ये भी एक फर्जी कंपनी थी जो मुंद्रा पोर्ट और नई दिल्ली के 1176 किलोमीटर लंबे रास्ते में, 1176 किलोमीटर रास्ते में किसी भी टोल प्लाजा से गुजरी है, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। ये इस बात को साबित करता है कि वो मामला केवल कुछ तस्करों का नहीं है, बल्कि उस बात को और भी आगे, मतलब उसके साजिश के तार बहुत आगे गए। दिल्ली में जिस कारोबारी के नाम पर ये बताई गई थी उस कारोबारी का पता भी नहीं मिला और उस नाम का कोई कारोबारी भी नहीं मिला। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार लिखता है कि या तो ये सामान अभी भी गुजरात में ही है, जिसकी संभावना कम है, या फिर इसे कहीं दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है, क्योंकि विजयवाड़ा की कंपनी को पिछले साल काकीनाडा पोर्ट से चावल एक्सपोर्ट करने के लिए रजिस्टर्ड कराया गया था। कंपनी के नाम से बाहर से अभी तक कोई शिपमेंट नहीं आई है, यही शिपमेंट आई है। कोई चावल नहीं आया, कोई दूसरा माल नहीं आया, केवल यही माल आया जिसमें 24,000 किलो और ये 3,000 किलो की कंसाइनमेंट थे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस कंपनी के नाम पर जो लोग मिले वो लोअर मिडिल क्लास की एक फैमिली थी, पति पत्नी थे, जिनकी हैसियत 1 करोड़ से दूर 1 लाख रुपए खर्च करने की भी नहीं थी। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन उस पूछताछ में क्या निकलने वाला है, क्योंकि उनका नाम तो फर्जी था। ये जब्ती बहुत विराट है, बहुत विराट। अगर इतनी ही संख्या में AK-47 की राइफल्स आते और वो पकड़ी जाती या नहीं पकड़ी जाती, वो जितना नुकसान कर सकती थी उससे ज़्यादा खतरनाक है 24,000 किलो और 3,000 भी अगर जोड़ दिए जाए तो 27,000 किलो हेरोइन का आना हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि हथियारों का आप मुकाबला कर सकते हैं, हथियारों को आप जब्त कर सकते हैं, हथियारों को आप ख़राब कर सकते हैं, लेकिन एक बार हेरोइन का नशा अगर मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है तो आप उस मनुष्य को दोबारा से वापस लाने की कोशिश नहीं कर सकते। इसलिए ये धंधा बहुत बड़ा है और बात यह है कि इस धंधे की पूरी खबर मीडिया में से गायब। मीडिया में क्या है, एक कोई बड़ी नाव जिसको क्रूज कहते हैं, उस क्रूज पर कुछ नौजवानों ने पार्टी की। हालांकि अब तक की जानकारी के अनुसार ये मालूम पड़ा है कि ये भी एक प्रायोजित कार्यक्रम था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक प्राइवेट डिटेक्टिव जुड़ा हुआ था। जानबूझकर एक खास टाइम पर कुछ नौजवानों को वहाँ पर ले जाने की कोशिश की गई और उन नौजवानों में एक भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेता का बेटा भी था, शाहरुख खान का बेटा आर्यन। और उसके बाद उसकी जब्ती बप्ती का नाटक किया गया और उसके बाद सारे टेलीविज़न चैनल्स पे 27,000 किलो मार्फिन या हेरोइन का जिक्र नहीं है। खुद महाराष्ट्र के मंत्री ने इस बात की, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने पिछले 3 दिन से लगातार इस बात की तायीद की है, इस बात की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जानकारी दी है कि ये जो क्रूज पार्टी हुई थी वो क्रूज पार्टी जानबूझकर मीडिया अटेंशन कायम करने के लिए और कुछ लोगों को लाइमलाइट में लाने के लिए थी, ताकि इस पूरी घटना से ध्यान हो जाए। कितनी जब्ती हुई है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार आर्यन के पास से कुछ भी नहीं पकड़ा गया। आर्यन के शरीर में भी कोई किसी भी तरीके की ड्रग्स नहीं मिली, मेडिकल जांच हो चुकी है। पूरी की पूरी क्रूज पार्टी में क्या मिला? पूरी की पूरी क्रूज पार्टी में कितनी जब्ती हुई? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 5 ग्राम कोकीन और 13 ग्राम चरस की कुल जब्ती हुई है।
एक तरफ 27,000 किलो मार्फिन पूरे देश भर में खपाने के लिए वो ले आए हैं, उस सवाल पर चर्चा नहीं है, लेकिन 5 ग्राम कोकीन जब्त की गई है उस पूरी पार्टी में से, और 13 ग्राम चरस जब्त की गई है। वो 1.5 लाख रुपए की जब्ती की भी बात कर रहे हैं। 1.5 लाख रुपया एक पार्टी में जो लोग इकट्ठा होते हैं, 15-20 नौजवान बड़े घरों के, उनकी कुल मिलाकर जेब में से 1.5 लाख रुपया निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कितनी कोकीन है? कुंभ के मेले को छोड़िए, आप हरिद्वार में, इलाहाबाद में, काशी में, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थल पर जाएंगे और एक किसी अच्छे साधु बाबा की तलाशी अगर आप ले लेंगे तो इससे ज्यादा चरस और कोकीन तो उनके पास बराबर हो जाएगी। लेकिन उसको तूल दिया जा रहा है, केवल इसलिए तूल दिया जा रहा है कि बड़े मामले को दबाया जा सके। एक हीरो का बेटा है, उस मामले को सामने लाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए बंबई की अदालत में और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, ये बात सही है कि इसके हाथ से, आर्यन के पास से कुछ नहीं पकड़ा गया, आर्यन ने ड्रग का सेवन भी नहीं किया गया था। मैं आर्यन का वकील नहीं हूं। शाहरुख खान मुझे अच्छे लगते हैं एक एक्टर के रूप में, वो एक अलग बात है, लेकिन नौजवान पीढ़ी जो रईसों की बेटे हैं और बेटियां हैं, उनको बर्बाद करने की जो मुहिम की जा रही है, हो सकता है कि वो उसमें फंस गए हों। लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने उनकी जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए ये कहा कि हाँ, ये बात सही है कि इनके पास से कुछ नहीं पकड़ा गया, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक जो इस तरीके के इलाके में जो लोग पकड़े जाते हैं, जो उसके संगी साथी होते हैं, उन संगी साथियों के खिलाफ भी मुकदमा किया जाता है और उनकी भी इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन की जाती है। सही बात करें, जो फैसिलिटेटर है या जो कंपेनियन है या जो साथ चलने वाले लोग हैं या जो उनके साथ मौजूद हैं, उनकी भी कड़ाई के साथ तफ्तीश की जाती है और की जानी चाहिए। लेकिन ये 5 ग्राम कोकीन पर ही की जाएगी क्या? 27,000 किलोग्राम मार्फिन और हेरोइन जो कोकीन की मां है, वो जिस मुंद्रा एयरपोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर मिली, मुंद्रा के बंदरगाह पे मिली, क्या उसके मालिक से, मैनेजर से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी? जब अदालत में ये मामला पेश हुआ तो हमारी सरकार ने क्या कहा? पुलिस से पूछा, अदालत के वो जो जज साहब थे, उन्होंने पूछा कि गौतम, ये जो अडानी पोर्ट के जो मालिक लोग हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे कोई पूछताछ की गई है क्या? उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? तो हमारी पुलिस ने उनको ये जवाब दिया कि नहीं, वो एक लीगल रिप्लाई तैयार कर रहे हैं जिसे वो देंगे। और जज ने ये कहा कि ये क्या होता है? क्या कानून और लोगों के लिए कुछ और है और विशेष लोगों के लिए कुछ और है? कायदा क्या कहता है? कायदा ये कहता है कि तुरंत, जिस तरीके से आर्यन की गिरफ्तारी हुई है, उसी तरीके से तुरंत गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उस गिरफ्तारी के लिए बाकायदा प्रमाण भी मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, और वो प्रमाण ये है कि गौतम अडानी साहब के जो सुपुत्र हैं, वो सुपुत्र इसी मुंद्रा बंदरगाह पे, इसी मुंद्रा पोर्ट पर म्यांमार नाम के देश के एक कुख्यात जनरल के साथ दिखे हैं, फोटो खिंचा है उनका। और ये म्यांमार का जो कुख्यात जनरल है, वो जनरल पूरी दुनिया भर में ड्रग माफिया के लॉर्ड के रूप में जाना जाता है। तो ड्रग माफिया के साथ गौतम अडानी के बेटे का फोटो खींचना मुंद्रा पोर्ट पर, और उसी मुंद्रा पोर्ट पर 23,000, 24,000 और 3,000 किलोग्राम मार्फिन का आना केवल संयोग नहीं है। अगर आर्यन के साथ इन नौजवानों को गिरफ्तार किया जा सकता है 5 ग्राम कोकीन के लिए, 13 ग्राम चरस के लिए, तो क्या इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, गिरफ्तारी तो छोड़िए, पूछताछ भी नहीं हुई, वो लीगल रिप्लाई तैयार कर रहे हैं। व्हाट इज लीगल रिप्लाई? लीगल रिप्लाई, अरे जो एनडीपीएस एक्ट कहता है उसमें कोई लीगल रिप्लाई का प्रोविजन नहीं है। हम मध्य प्रदेश में भुगतते रहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अफीम पैदा होती है, यहाँ पर अफीम का कारखाना भी है। वहाँ पर अगर किसी के पास 10 ग्राम अफीम मिल जाती है, मार्फिन नहीं, मार्फिन से 120 किलोग्राम मार्फिन से 120 ग्राम अफीम से 40 किलोग्राम मार्फिन बनती है।
अफीम पकड़ी जाती है 10 ग्राम किसी के पास, तो 6-6 साल तक, 4-4 साल तक उसकी जमानतें नहीं होती। और यहाँ पकड़ी गई है 27,000 किलोग्राम। उस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन आर्यन या ऐसे किसी सेलिब्रिटी के मामले को ये कि बना दिया जाएगा, ये सामान्य बात नहीं। बहरहाल हमारा मुख्य सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में इस नशीली सामग्री का जब्त होना, क्या भारत के खिलाफ कोई नशा युद्ध छेड़ा जा रहा है? क्या ये उस नशा युद्ध का संकेत है? और अगर ऐसा है तो सरकार और नागरिकों के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए, मगर अभी तक किसी भी मंत्री या सत्ता पार्टी के नेता का बयान इस बारे में नहीं आया। इसका मतलब है कि वो शरीके जुर्म में है, वो इस अपराध में शामिल है। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर एक ओपीएम एंड एल्कोलाइड फैक्ट्री का कारखाना है, जहाँ अफीम से मार्फिन बनाई जाती है और मार्फिन के बाद उसके एल्कोलाइड्स बनाए जाते हैं। आज से 8-10 साल पहले उस कारखाने का निजीकरण करने की कोशिश की गई थी, करीबन 10 साल पहले की बात है। हमारी यूनियन वहाँ पर एकमात्र यूनियन थी, CITU की यूनियन, और उस यूनियन के नेतृत्व में हम लोगों ने संघर्ष किया था और हमने कहा था कि अगर इसका निजीकरण हो गया तो फिर तस्करी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जिस पूंजीपति के हाथ में पहुंच जाएगा वो पूंजीपति यहीं से बेचता रहेगा, क्योंकि मुनाफा तो खुले में बेचने में ज़्यादा है ना, एल्कोलाइड बनाने में तो नहीं है। उस वक्त हमारे वो संघर्ष के जो नेता हुआ करते थे, जो हमारी ओपीएम एंड एल्कोलाइड फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन के महामंत्री हुआ करते थे, हमारे प्रिय साथी शैलेंद्र सिंह ठाकुर साहब, उन शैलेंद्र सिंह ठाकुर साहब को डिसमिस कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये यहाँ पर अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो शंका व्यक्त कर रहे थे शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जिन्हें इस सवाल पर डिसमिस कर दिया गया था, अब सरकार को चाहिए कि वो उनको सम्मानित करें कि उन्होंने उस वक्त जिस बात की चेतावनी दी थी वो आज सही साबित हुए। वो शैलेंद्र भाई हमें बताते हैं कि ये हीरोइन, स्मैक, ब्राउन सिगर, ये सब चलताऊ नाम है, असली नाम है मार्फिन। और मार्फिन जो है वो अफीम की प्रोसेस करने के बाद पहले एल्कोलाइड के रूप में सामने आती है। 120 किलो अफीम से 40 किलोग्राम मार्फिन बनती है, जो मैंने आपसे पहले कहा था। इस हिसाब से ये 27,000 किलो मार्फिन बहुत बड़ी संख्या है। इसके लिए कम से कम 1 लाख किलो के आसपास अफीम की आवश्यकता होती है। ये बहुत बड़ा नशा है जो इस देश में गायब हो गया है। कहां गया है इसके बारे में कोई पता नहीं लगा है। मार्फिन का जो इस्तेमाल होता है वो दर्द निवारक दवाओं के लिए होता है। किसी को कैंसर हो गया है या किसी की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन हुआ है, तो वो जो एक बहुत ही भयानक पीड़ा होती है, उस भयानक पीड़ा से भुलाने के लिए मार्फिन का इस्तेमाल होता है दवा के रूप में। उसकी कुछ दवाइयाँ बनती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर, बहुत ही अपवाद स्वरूप इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि उसकी लत लगने की संभावना होती है। इसका जो दूसरे फेज का एल्कोलाइड बनता है उसको कहते हैं कोडीन फास्फेट। ये सबसे ज़्यादा तादाद में बनता है और ये सबसे ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल भी होता है, और इसलिए क्योंकि ये खांसी की दवा बनाने के काम आता है। खांसी के जितने भी सिरप होते हैं उन सब में अफीम का ये जो प्रोडक्ट है, जो मार्फिन के बाद बनता है, जिसका नाम कोडीन फास्फेट है, उस कोडीन फास्फेट को खांसी की दवा बनाने के एक काम में आता है। मगर ये जो मार्फिन आई है वो कोडीन फास्फेट बनाने के लिए नहीं आई, वो खांसी की दवा बनाने के लिए नहीं आई, वो किसी कैंसर पीड़ित या किसी फ्रैक्चर पीड़ित ऑपरेटेड इंसान के लिए पेन किलर के रूप में नहीं आई। हालांकि आजकल हमारे देश में ये नशे के रूप में उपयोग होने के लिए आई है। हालांकि आजकल हमारे देश में आपने महसूस किया होगा कि ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर कफ सिरप पीने का रिवाज है। हमारे नौजवान जाते हैं और अलग अलग नाम के कफ सिरप, जिनका नाम मैं नहीं लूँगा ताकि जो नौजवान नहीं जाते हैं कम से कम वो बचे रहे, वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और उनकी दवाइयों की खपत हजारों लाखों की संख्या में होती है, क्योंकि उस कफ सिरप को पीने से भी नशा आता है और उससे गंध भी नहीं आती है, घर वालों को पता भी नहीं लगता। तो कोडीन फास्फेट भी नशीला पदार्थ ही है, उसे भी डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग बात है। हमारे देश में मोटे तौर पर नशे के अनेक रूप हैं।
हम मार्फिन को लेकर चिंतित क्यों है, ये बात समझने के लिए ये बात कहना जरूरी है। हमारे देश में एक बिरादरी है जो एक खास तरीके के पौधे से बनती है। उस बिरादरी का नाम है भांग, उसी से बनती है गांजा, उसी का कंसंट्रेटेड फॉर्म है चरस। ये पौधे से बनती है। हमारे यहां भांग और गांजे पर कोई रोक नहीं है। भांग के बाकायदा ठेके मिल जाएंगे आपको शहर में, एक सीमित मात्रा में खाई जाती है। दूसरा दूसरी जो बिरादरी है वो है अल्कोहल, शराब जो बनती है। इसके भी अलग अलग रूप है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो है अल्कोहल। तीसरी बिरादरी है अफीम से पैदा हुए ये हीरोइन, जिसमें तमाम सारी चीजें मार्फिन के नाम पर दूसरे नामों पर बनती हैं। ये बुरा क्यों है, ये ज्यादा बुरा क्यों? ये ज्यादा बुरा इसलिए है कि आप अगर स्मैक का एक शॉट भी ले लेते हैं, एक शॉट, आप अगर मार्फिन का एक शॉट भी ले लेते हैं तो वो आपको एडिक्ट बना सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो भांग खाते हैं, कई वर्षों तक भांग खाते हैं, लेकिन वो भांग को छोड़ सकते हैं, गांजे को छोड़ सकते हैं, चरस की आदत को भी छोड़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा खुद अपने आप से संघर्ष करें तो शराब की आदत को भी छोड़ सकते हैं, छोड़ते हैं लोग। वहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हेरोइन से, मार्फिन से बनने वाले जितने भी नशे हैं, चाहे वो स्मैक हो, चाहे वो दूसरे नाम से हो, इन्हें आप छोड़ नहीं सकते, ये एडिक्ट कर देती है। इसका भयानक असर होता है। वन शॉट एडिक्शन की भी क्षमता है इसमें, और इसीलिए इस एडिक्शन से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं दो नाम बता रहा हूं आपको। एक का नाम है माइकल जैक्सन, जो दुनिया में काफी लोकप्रिय डांसर हुए थे। पता नहीं मैं डांसर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो कुछ लोगों को बुरा न लगे। बड़े भारी पॉप सिंगर और पता नहीं क्या क्या थे। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई वही किया करते थे उस फील्ड में। उन्हें लत लग गई थी जिससे वो छोड़ नहीं पाए, और जिसकी वजह से वो मर गए, एक्सेसिव ड्रग लेने की वजह से। एक बहुत बढ़िया, दिलचस्प, ईमानदार आदमी, और आज तक फुटबॉल में जितने भी खिलाड़ी पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा खिलाड़ी मैराडोना था, डिएगो मैराडोना। उन्होंने 3 बार कोशिश की, 2 बार वो क्यूबा गए, वहां पर छोड़ कर आए, लेकिन वो लत उनके पीछे पड़ी रही, जिसकी वजह से वो उस लत की वजह से ही ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि उन्हें अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ा। हमारे देश में अभी पिछले साल ही शायद हंगामा मचा था। सुशांत सिंह बहुत बड़े अभिनेता थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन उनको भी ड्रग की लत पड़ गई जिसे वो छोड़ नहीं पाए। और ड्रग की आदत की वजह से, और उस एडिक्शन की वजह से, और उससे उपजने वाले डिप्रेशन की वजह से अवसाद में आकर वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए जहां पर उनकी मौत हो गई। अब तो सारे लोग मानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी। ये इस बात के उदाहरण है कि ये बहुत खतरनाक नशा है, और उस खतरनाक नशे का इस्तेमाल करके दुनिया में इस तरीके की हरकतें पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की ओर से पहले भी की गई हैं। एक साथी कह रहे हैं कि पीढ़ियां खराब हो जाती हैं इस लत से, पीढ़ियां खराब हो जाती हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं। और इसका आदर्श उदाहरण है चीन। दुनिया में 3 सभ्यताएं, पुरानी सभ्यताएं जो बाद तक जीवित रहीं। यूनान की सभ्यता समाप्त हो गई, माया सभ्यता समाप्त हो गई, सुमेरियन सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन 3 सभ्यताएं जो जीवित रहीं, उसमें एक भारत की सभ्यता है, एक चीन की सभ्यता है, एक मिस्र की सभ्यता है। उस पुरानी चीन की सभ्यता ने किन किन मामलों में कितनी कितनी खोजें की है, ये मैं गिनाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इतना बड़ा योगदान जिसने मानवता के संस्कारित करने में दिया, उस देश को अफीमचियों के देश में तब्दील कर दिया गया था। पुरानी फिल्मों में जितने भी चीनी पात्र दिखाए जाते थे वो अफीमची दिखाए जाते थे, और वो गलत बात नहीं होती थी। वो अफीम की पिनक में रहते थे। उन्हें योजनाबद्ध तरीके से साम्राज्यवाद ने बर्बाद किया था। और दुनिया के युद्ध के इतिहास में इन युद्धों को अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है, ओपियम वार के नाम से जाता है। 19वीं सदी के मध्य में पहले ब्रिटेन ने उस पर हमला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मालिक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए गए और उन्होंने
उनको बाकायदा उनका ये कहना था, वहाँ के राजा, वो वहाँ का जो सम्राट था, उस सम्राट ने अफीम के आयात को प्रतिबंधित करके रखा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज़्यादा मुनाफा अगर किसी चीज़ में होता था तो वो अफीम के व्यापार में होता था। वो बाकी उसकी एवज में चीन से ले जाते थे माल को खरीद के, लेकिन उनको जो फ़ायदा होता था वो अफीम से होता था। अफीम ले जाते थे और बहुत पानी के जहाज़ों में भर भर के चांदी और सोना, तमाम सारी चीज़ें वहाँ की चीन की दौलत लेके आए। वहाँ के सम्राट ने ये पाया कि पूरी नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और उस नौजवान पीढ़ी की बर्बाद हो रही है, और नौजवान पीढ़ी न केवल बर्बाद हो रही है बल्कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, प्रशासन में भी और सेना में भी अफीम पहुँच रही है। उसने अफीम के आयात पर रोक लगा दी। ब्रिटेन ने हमला कर दिया। 1839 से लेकर 1842 तक ये युद्ध चला है, और दूसरा युद्ध चला है 1856 से लेकर 1860 तक। और दूसरी बार फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ में लड़ने के लिए आ गया। युद्ध की शुरुआत क्यों हुई? युद्ध की शुरुआत इसलिए हुई कि उन्होंने, चीन तो अपना माल बेचता रहा दुनिया में जा के, लेकिन उन्होंने अफीम पर जब रोक लगा दी तो अफीम से होने वाली कमाई ईस्ट इंडिया कंपनी की कम हो गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सेना के साथ और फ्रांस की सेना के साथ हमला कर दिया। 2 युद्ध लड़े, और उन युद्धों का नतीजा क्या निकला? उन युद्धों के परिणाम स्वरूप चीन को अपने 5 बंदरगाह हमेशा के लिए ब्रिटेन के लिए खोलने पड़े। जो भी लाना है लाओ, जो भी बेचना है बेचो। हांगकांग नाम, जो अभी तो हांगकांग चीन का हिस्सा हो गया है, लेकिन हांगकांग नाम का पूरा टापू जो है वो उन्हें देना पड़ा ब्रिटेन को 90 साल की लीज पर। अभी बाद में वापस लिया उन्होंने 100 साल की लीज पर। यह 16वीं शताब्दी में ही चीन और यूरोप के बीच में समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। पुर्तगालियों ने भारत में गोवा को उपनिवेश बनाया था, मकाऊ को दक्षिणी चीन ने उपनिवेश अपना बना लिया था, और धीरे धीरे करके ये सब हो गया। कैंटन का जो बंदरगाह था वहाँ से सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जब चीनी सम्राट ने उसको प्रतिबंधित करना चाहा तो अंग्रेजों ने उसका पहले पॉलिटिकल विरोध किया डिप्लोमेटिक लेवल पर, उसके बाद उसका सैनिक विरोध किया, और धीरे धीरे हमला बोल दिया उसके ऊपर। इस तरह पहला अफीम युद्ध 1839-1842 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे रखकर ब्रिटेन ने लड़ा, और पूरे चीन को अफीम का लती बना दिया। दुनिया के सबसे बड़े देश को इस युद्ध में हारने की कीमत चुकानी पड़ी, और उसे ऐसे समझौते करने पड़े, उसे ब्रिटेन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना पड़ा। और यहाँ तक हुआ कि पहले जो अफीम का व्यापार लुका छुपी चलता था, अब वो अफीम का व्यापार धड़ल्ले से चलने लगा। आप कल्पना कीजिए कि दूसरे युद्ध में 11 बंदरगाह और छीन लिए गए। पहले 5 बंदरगाह ले लिए थे, उसके बाद 11 पोर्ट और छीन लिए। और मज़ेदार बात यह थी कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जिन बंदरगाहों पर हमने कब्जा किया है, चाहे वो शंघाई का हो, चाहे वो कैंटन का हो, इन बंदरगाहों पर हमारे जो सैनिक रहेंगे, फ्रांसीसी नागरिक या ब्रिटेन के जो नागरिक रहेंगे, उन पर चीन की पुलिस या चीन का कानून लागू नहीं होगा, उन पर ब्रिटेन और फ्रांस का ही कानून लागू होगा। मतलब चीन की पुलिस या सेना वहाँ पर कोई अवैध काम हो रहा है तो उस अवैध काम को रोकने के लिए भी नहीं जा सकती। और परिणाम ये निकला कि मानवता को समृद्ध करने वाली, अनेक खोजों में अव्वल रहने वाली चीन की औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के मामले में सदियों पीछे हो गए। 1948 में कम्युनिस्ट क्रांति अगर नहीं हुई होती तो पता नहीं चीन आज नक्शे पर होता भी कि नहीं होता। कम्युनिस्टों ने आने के बाद एक डी एडिक्शन का दौर चलाया और अफीम से पूरी की पूरी जनता को 5 साल के अंदर अंदर मुक्त कर लिया, और अब वहाँ पर कोई उस नशे का आदी नहीं है, और वहाँ पर इस तरीके के नशे की कोई तस्करी की संभावना भी नहीं है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि हमसे ज़्यादा बड़ी तादाद में आबादी थी चीन की, हमसे ज़्यादा बड़ा देश था चीन, हमसे ज़्यादा सुसंगठित सेना थी उनकी सम्राटों के ज़माने में भी, चाहे वो हान राजवंश रहा हो, चाहे वो लिन राजवंश रहा हो। उनकी अगर ये हालत हो गई तो हमारी क्या हालत हो गई।
हमारी क्या हालत हो चुकी है। जरा भारत के भूगोल पर निगाहें डालिए। उड़ता पंजाब फिल्म देखी थी आपने? मेरी रिश्तेदारियां हैं पंजाब में, मेरे अपने परिवार के लोग रहते हैं पंजाब में। पंजाब के नौजवानों की पीढ़ी को, पूरी की पूरी पीढ़ी को इस नशे की आदत ने बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया। पंजाब के बाद अब वो बीमारी बहुत योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा में पहुंच रही है। हरियाणा में भी बड़ी संख्या में नौजवानों के पास तक ये नशा पहुंच रहा है। और हरियाणा के साथ साथ पंजाब के बाद अब ये बीमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी पहुंच रही है। ये कौन सा इलाका है? ये वो इलाका है जहां पर खाद्यान्न की पैदावार सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में है। ये वो इलाके हैं जहां से भारत की सेना में भर्ती होने के लिए सबसे ज्यादा नौजवान जाते हैं। अभी ओलंपिक के खेलों में सबसे ज्यादा कीर्तिमान और पदक लेकर भी यहीं के लोग आए हैं, हरियाणा के, पश्चिम यूपी के और पंजाब के लोग। ये वो इलाका है जहां पर एक पूरी की पूरी नस्ल को बदलने की कोशिश की जा रही है। पूरे पंजाब, एक साथी ने यहां पर लिखा है कि मैं पंजाब से हूं और पूरा पंजाब बर्बाद हो गया है, पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया गया है। ये वो इलाके हैं जहां से सेना में भर्ती होती है, और ये वो इलाके हैं राजस्थान की बॉर्डर में भी, श्री गंगानगर से लेके वहां के आसपास के जिलों में ये बीमारी पहुंच गई है। इसका भूगोल देखिए। अभी तो मैंने इसकी केवल सामाजिक ही बताई आपको कि कौन लोग हैं। इसका भूगोल देखिए। इसका भूगोल ये है कि ये हमारे सीमावर्ती इलाके हैं। इन प्रदेशों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब यह है कि वो एक ऐसी नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका जो टारगेटेड प्रोफाइल क्या है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और श्रीगंगानगर के आसपास का राजस्थान का इलाका, ये उनकी ज्योग्राफिकल है, टोपोग्राफिकल है रीच। लेकिन उनका टारगेटेड प्रोफाइल क्या है? भारत की इंटेलेक्चुअलिटी, मेधा, भारत का स्किल, कौशल और भारत का स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता के जो केंद्र है, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इनमें इनको उच्चतम शिक्षण संस्थानों पर इनकी निगाहें हैं। इन्होंने देश के संवेदनशील इलाकों को की शिनाख्त करके, इस देश के भविष्य की अगली पीढ़ी की शिनाख्त करके इन्होंने अपना हमला किया है। और ये अपने आप हो रहा है, ये केवल मूर्ख लोग ही मान सकते हैं, या उनके भक्त मान सकते हैं कि ये अपने आप फैल रहा है। ऐसा कुछ नशे के व्यापारी हैं जो लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल गलत। ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और ये नशाखोरी अब केवल इन इलाकों तक सीमित नहीं रही। अडानी के पोर्ट पर 27,000 किलोग्राम मार्फिन के पकड़े जाने के बाद के दिनों में, पिछले 10-12 दिन में मैं मध्य प्रदेश के जिन जिन जिलों में गया हूं, जहां भी मैंने अपने साथियों से बातचीत करते हुए इस बारे में चर्चा की है मीटिंग के बाद, उनमें से अनेक ने आकर हमें यह बताया कि हमारे गांव तक आ गई है कामरेड बीमारी। हमारे गांव के नौजवान भी नशाखोरी के शिकार हो गए हैं। और अब शराब तो बात की बात हो गई है, वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों का नशा करते हैं। और नशा करने का मतलब यह है कि उसके बाद वो न केवल वो खुद बर्बाद होगा, न केवल वो नस्ल बर्बाद होगी, बल्कि परिवार बर्बाद होगा। और एक तबाही का ऐसा पूरे का पूरा दौर चलेगा जिसकी वजह से देश बर्बाद होगा। मीडिया चर्चा नहीं कर रहा, न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न गृह मंत्री बोल रहे हैं, न वित्त मंत्री बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि केवल 5 ग्राम कोकीन और 13 ग्राम या 27 या 21 ग्राम चरस जो क्रूज पर से पकड़ा गया है, वही इस देश के लिए खतरा है। गौतम अडानी पोर्ट से, अपने पोर्ट से जो तस्करी करवा के लाया है, वो खतरा नहीं है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार हुकूमत इस देश में नहीं हो सकती। कुछ भले लोग हैं, वो ये कहते हैं यार इतना तो नहीं करेगा, कमाई के लिए कोई इतना तो नहीं गिरेगा। भोले लोग हैं, वो पूंजीवाद को नहीं जानते।
उनसे मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा इतिहास देख लें। दुनिया में रॉकफेलर, फोर्ड, ये जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके पास शुरुआती पूंजी कहां से आई जरा देख लें। उनके पास शुरुआती पूंजी आई थी दासों के, गुलामों के व्यापार से। स्पेन की महारानी ने 3 पानी के जहाजों में बिठाकर कोलंबस को जो भेजा था भारत की खोज करने के लिए, और वो भारत नहीं खोज पाया था, अमेरिका पहुंच गया था। उसने क्या किया था 10 साल के अंदर? वहां की जितनी भी संपत्ति थी केवल वही नहीं लूटी थी, बल्कि मार्क्स ने यह कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर स्पेन तक का, ब्रिटेन तक का, यूरोप तक का जो रास्ता था, उस रास्ते पर चलने वाले पानी के जहाजों को अपना कंपास नहीं देखना पड़ता था रास्ता ढूंढने के लिए, बल्कि पानी में तैरती हुई गुलामों की लाशें बता देती थी कि यही रास्ता है। लाखों की संख्या में दास मारे गए, करोड़ों की संख्या में बेचे गए। आदमियों को बेचकर जो पैसा कमाया था उससे इनिशियल कैपिटल इकट्ठा हुई थी, जिसे कहा जाता है प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन, प्राथमिक संचय। प्राथमिक संचय इसी तरीके से होता है। दुनिया की छोड़ दीजिए, अपना देख लीजिए। हमारे यहाँ शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ, अभी तो अडानी अंबानी आ गए हैं, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, जब ये अडानी अंबानी और इनके पिता लोग नेकरें पहन के घूमा करते थे, किसी के परचूनी की दुकान को चलाने के लिए छोटे से छोटा काम किया करते थे, उस वक्त इस देश में 2 बड़े पूंजीपति हुए करते थे, टाटा बिरला। हम लोग जिस पीढ़ी के हैं उस वक्त हमारा ये नारा हुआ करता था, टाटा बिरला की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। उन टाटा और बिरला का इतिहास उठाकर देखिए, उन्होंने कहां से कमाई थी? प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन करके, प्राथमिक संचय करके। पूंजी कहां से कमाई थी? मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं। इन दोनों की कमाई का जो प्राथमिक संचय था, पहला धंधा था, वो अफीम की तस्करी था। ब्रिटेन जिस अफीम को भेजा करता था चीन को नशेलची बनाने के लिए और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा कमाने के लिए, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को अफीम सप्लाई करने का काम किया करते थे 2 लोग, जिनमें से एक टाटा के पुरखे थे, एक बिरला के पुरखे थे। टाटा ने अपनी पूरी कमाई करने के बाद पहला उद्योग जो खड़ा किया है, अभी वो एयर इंडिया खरीद लिया है और पता नहीं क्या क्या बना लिया है उन्होंने, लेकिन टाटा ने अपना जो पहला कारखाना तैयार किया था वो इसी अफीम की कमाई से किया था। नागपुर में कपड़े का कारखाना डाला था, टेक्सटाइल प्लांट डाला था, और इतने ज़्यादा अभिभूत थे ब्रिटेन की सेवा करके हुई कमाई से कि उसका नाम भी महारानी विक्टोरिया और एलिजाबेथ जो भी थी उसके नाम पे लिखा था, महारानी मिल, द एम्प्रेस मिल। तो उन्होंने न केवल कमाई की अफीम बेच बेच के, बल्कि उस कमाई के आधार पर ही पहला कारखाना बनाया, और फिर उसके बाद उनके कारखानों की बाढ़ लग गई। बिरला ने पहला कारखाना कलकत्ता में खरीदा था जिसका नाम था केशोराम कॉटन मिल, और बिरला की पहली कमाई भी इसी अफीम की तस्करी में से, यही अफीम देश भर से इकट्ठा करके उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर थी। चीन में अफीम भेजने वाली टाटा एंड कंपनी के मालिक थे आर.डी. टाटा, रतनजी दादाभाई टाटा, जो जे.आर.डी. टाटा के पिता थे। जे.आर.डी. टाटा जो रतन टाटा जिनके वारिस हैं, उन जे.आर.डी. टाटा जिन्हें कहा जाता है कि वो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे, और जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनकी एयरलाइंस को, एयर कंपनी को खरीद कर जिसका 20-25 साल तक चेयरमैन उन्होंने टाटा साहब को ही बनाया था, वो जे.आर.डी. टाटा। उन जे.आर.डी. टाटा के पिता रतनजी दादाभाई टाटा अफीम बेचकर पहला पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और उसके बाद एम्प्रेस मिल का कारखाना खोल रहे थे। दूसरे थे बलदेव दास बिरला, जो आधुनिक बिरला उद्योग है, जिसके पिता में है घनश्याम दास बिरला, जी.डी. बिरला, जिनके बाद में फिर वो पूरी का पूरा बिरला परिवार चलता है। वो घनश्याम दास बिरला जी के पिताजी थे वो। तो मतलब इनकी तीनों पीढ़ियां अफीम के धंधे में रही, 3 पीढ़ियां।
ये जो बलदेव दास जी बिरला थे, उन बलदेव दास जी बिरला के पिताजी भी यही धंधा किया करते थे, बलदेव दास बिरला भी यही धंधा किया करते थे, और शुरुआती दिनों में घनश्याम दास बिरला जी ने भी ये धंधा किया। कमाई के लिए कुछ भी करेगा। एक और नाम चल रहा है आजकल, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विदेशों में जाके बड़े झंडे गाड़े हैं हमारे देश के। उनका नाम, उनको स्टील किंग कहा जाता है, लक्ष्मी मित्तल। उनके जो बाबा थे वो उस जमाने में सबसे बड़े मारवाड़ी अफीम व्यापारी ताराचंद घनश्याम दास के पार्टनर हुआ करते थे। तो वो जो स्टील किंग बना हुआ बैठा है पूरी दुनिया का, लक्ष्मी मित्तल, उनकी भी पहली कमाई जो हुई है वो अफीम बेचकर हुई है। वो अकेले नहीं है। ये मैंने 3 नाम गिनाए आपको, क्योंकि ये तीनों लोग इस देश में पूंजीवाद के बड़े झंडावरदार माने जाते हैं कि टाटा ने औद्योगिकरण किया, टाटा ने औद्योगिक विकास किया, बिरला ने औद्योगिक विकास किया। ये सारे का सारा औद्योगिक विकास अफीम की तस्करी के आधार पर कमाई गई पूंजी के आधार पर हुआ है, और उसके बाद उन्होंने पूरे देश भर में वो किया है। इसलिए ये बस सोचिए कि ऐसा कैसे कर देंगे। किया है उन्होंने, प्रमाण मौजूद है दुनिया भर में और भारत में। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म को मानने वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं, ये तो हिंदू धर्म के पैरोकार हैं, ये कैसे करेंगे ये काम, ये तो गंदा काम है, फालतू की बात है। वो तालिबान जो है ना, वो अपनी तरीके के इस्लाम के पैरोकार होने का दावा करते हैं, हालांकि उनका इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का इस्लाम नहीं है। हमने भी पढ़ा है इस्लाम के बारे में। लेकिन वो कहते हैं कि औरत अगर घूंघट नहीं डालेगी तो शरीयत खराब हो जाएगी, पूरे का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा, पूरी इज्जत दांव पे लग जाएगी। उसका हिजाब का और बुरके का नाप लेते लेते घूमते रहते हैं। लड़कियां अगर पढ़ने के लिए जाएंगी तो उनको बड़ी तकलीफ होगी, अखबार अगर छपेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। उन्हीं तालिबानों की नाक के नीचे अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन होता रहा, हमारे पड़ोस में, बाकी जगह भी होता है, ये केवल अफगानिस्तान की अफीम नहीं थी। दुनिया के तमाम सारे इलाकों में जहाँ पर अमेरिका ने अपने पिट्ठू तानाशाहों को बिठा कर रखा है, कोलंबिया से लेकर अफ्रीका तक, वहाँ पर यही काम किया जाता है, यही ड्रग पैदा की जाती है। उन तालिबानों को अफीम पैदा करने में, उसकी मार्फिन बनाने में, उसको दुनिया भर में भेजने में उनका धर्म खतरे में आड़े नहीं आता। गौतम अडानी का भी धर्म खतरे में आड़े नहीं आता। गंदा है पर धंधा है, और धंधे के लिए कुछ भी करूंगा। इसलिए साथियों, ये जो मुंद्रा बंदरगाह पे पकड़ी गई है अफीम, वो केवल नारकोटिक्स विभाग की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। इतिहास के अनुभव हमें ये बताते हैं कि पूंजीवाद पूंजी की कमाई के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो कुछ भी करते करते पंजाब को बर्बाद कर चुका है, हरियाणा की ओर निकल चुका है, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुका है। हिंदुस्तान को बचाना है तो इस 27,000 किलो अफीम और मार्फिन लाने वाले हम दो और उनके हमारे दो की इस बेईमानी को बेनकाब करना होगा। मार्क्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है जिसका नाम है दास कैपिटल। हिंदी में भी वो किताब उपलब्ध है, पूंजी के नाम पर। उसमें एक बड़ी बात कही उन्होंने, और मार्क्स की खास बात ये थी कि वो पूरे दुनिया भर के लोगों की चिट्ठियां उनके पास पहुंचती थी, मजदूरों की चिट्ठियां भी पहुंचती थी। वो उनको लिखने के काम में मदद किया करते थे। वो केवल लंदन की लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिखते थे, बल्कि दुनिया भर, खासतौर से यूरोप के मजदूर वर्ग के साथ बैठकर लिखा करते थे। एक उनके मजदूर नेता हुआ करते थे जिनका नाम था टी.जे. डनिंग। उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि पूंजीपति कैसे सोचता है, पूंजीपति कैसे काम करता है। मार्क्स ने कैपिटल में उस चिट्ठी को कोट किया है। टी.जे. डनिंग साहब ये कहते हैं कि जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता जाता है, पूंजी की हवस और ताकत बढ़ती जाती है। 10% मुनाफे के लिए ये कहीं भी चली जाती है। 20% मुनाफा हो तो इसके आलात का, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। 50% मुनाफे के लिए ये कोई भी दुस्साहस कर सकती है। 100% मुनाफे के लिए ये मानवता के सारे नियम कायदे कुचल डालने को तैयार हो जाती है। और कहीं 300% मुनाफे की संभावना हो तो उसके लिए ये कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जिसे ये करने के लिए तैयार नहीं हो जाए। कोई भी जोखिम, भले ही अपने मालिक की गर्दन भी दांव पर लगानी हो, उस जोखिम को भी उठाने के लिए तैयार हो जाती है। अगर भूकंप और भूखमरी से
इनका मुनाफा बढ़ता है तो ये भूकंप और भुखमरी को भी आने देंगे, तस्करी और गुलामी का व्यापार करेंगे उससे, अगर इनका मुनाफा बढ़ता है तो। मार्क्स ये बात कैपिटल में लिख के गया। पूंजी को केवल मुनाफे की आवश्यकता है, और हमारे देश में मुनाफे के लिए क्या क्या किया जा रहा है इससे गिनाने की आवश्यकता नहीं है। अडानी कितने पाक साफ हैं ये तब साबित होगा जब उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाएगी। किसी भी मुंद्रा किसी के घर में, जैसे उसके घर में तो कुछ नहीं पकड़ा गया, जो विजयवाड़ा में आशी ट्रेडर्स का पता जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली का दिया गया था, उनके घर में तो कुछ नहीं पकड़ा गया, लेकिन इसके बाद भी वो हिरासत में, पूछताछ की जा रही है। जिसके बंदरगाह से ये सब कुछ पकड़ा गया वो हिरासत में क्यों नहीं है? जिसके बेटे का फोटो एक ड्रग माफिया म्यांमार के मिलिट्री जनरल के साथ मुंद्रा पोर्ट पर है, उसे गिरफ्तार करके पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? मगर ये होगी नहीं, क्योंकि मोदी सरकार ने इस पूरे के पूरे सवाल पर अपने संरक्षण दिया हुआ है, और इसलिए न एनडीपीएस का मुकदमा कायम किया गया है न कोई और मुकदमा कायम किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया। पैसे के, मुद्रा के अवैध व्यापार का, कि आपने अवैध लेन देन किया, उसका व्यापार किया गया है। अभी तक एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से मुकदमा कायम नहीं हुआ, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट से मुकदमा कायम होगा तो उन्हें बताना पड़ेगा कि जब्ती कहां हुई, और जब ये बताना पड़ेगा कि जब्ती कहां हुई तो फिर उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि चचा जान गौतम अडानी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, क्योंकि दिल्ली में उनके वेतनभोगी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हुए। साथियों, ये बहुत गंभीर स्थिति है, और इसीलिए इस गंभीर स्थिति को संज्ञान में लेते हुए अगर अखबार इस सवाल को नहीं उठा रहे, अगर मीडिया इस सवाल को नहीं उठा रहा है, तो हमें उठाना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि हम इस पूरे देश को नशेलची नहीं बनने देना चाहते। हम मुनाफे के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपए, और यही वजह है कि 1200 करोड़ रुपया, 112 करोड़ रुपया प्रति घंटे की कमाई पिछली साल अडानी ने दिखाई है। 112 करोड़, 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे की कमाई मुकेश अंबानी ने दिखाई है, और इसमें ये काली कमाई का पैसा शामिल नहीं है। यही बात है कि आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी उद्योग में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि ये भी अडानी के कब्जे में है, बिजली भी अडानी के कब्जे में है। अभी पूरे देश भर में शोर मच रहा है कि कोयले का संकट पैदा हो गया है, बिजली का संकट पैदा हो गया है, बत्ती बुझने वाली है। ये कोयले का संकट क्यों पैदा हो गया है? अंबानी ने ले रखी है कोयले की खदानें, अडानी ने ले रखी है कोयले की खदानें, और उन खदानों के जरिए वो एक कृत्रिम नकली कमी पैदा करके इस देश में कोयले की कीमत के नाम पर वसूली करना चाहते हैं। हाय, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो कोयला चाहिए, कोयला चाहिए तो किसी भी कीमत पे चाहिए, तो हम बाहर से लेके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में अडानी साहब ने जो अपनी कोयला खदानें खोदने की कोशिश की थी, अफ्रीका में जो खोदी हुई है वहां से कोयला लेके आएंगे, और एक बार फिर जनता लूटी जाएगी। यही वजह है साथियों कि निजीकरण के खिलाफ अगर ट्रेड यूनियनें मिलकर संघर्ष करती हैं तो वो लड़ाई भी हमारी देश को बचाने की लड़ाई है। अगर 3 खेती के कानूनों को लेकर किसान संघर्ष करते हैं तो वो लड़ाई भी हमारी लड़ाई है। और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आह्वान किया है कि दशहरे का दिन अन्यायियों और अमंगलकारियों को जलाने का दिन होता है, अन्याय की पराजय का सिंबलिज्म होता है वो, इसलिए ये आह्वान किया गया है कि उस दिन भारत में जो अन्याय के पर्याय हैं, अन्याय के प्रतीक हैं, और जो साष्टांग अमंगल बन के खड़े हुए हैं, उन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला जलना चाहिए। अलग अलग राज्यों में उनके जो छोटे भाई हैं, कहीं मनोहर लाल खट्टर हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ हैं, कहीं शिवराज सिंह चौहान हैं, कहीं नरेंद्र तोमर हैं, उनको भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि मोदी और अमित शाह के पुतले लोनलीनेस महसूस नहीं करें। और 15 अक्टूबर के दिन दशहरा इस तरीके से मनाया जाना चाहिए, नशे के खिलाफ, नशे की तस्करी के खिलाफ, और देश को बर्बाद करने की नीतियों के खिलाफ। अगर ऐसा होता है तो हम एक देश के नागरिक के कर्तव्य की पूर्ति करेंगे। बहुत सारे साथी जुड़े इसमें, उन सब के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास कीजिए, ये कमाई वाली साजिशें, पूंजीवाद की दम पर चलने वाली साजिशें, ये तिकड़ में नहीं जीतेंगी, क्योंकि इन तिकड़मों को से ज़्यादा ताकतवर होती है जनता की एकता, और जनता जागेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।